नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। आरबीआई ने आधा फीसदी कम किया विकास दर का अनुमान। नोटबंदी के बाद 11.85 लाख करोड़ के पुराने नोट हुए जमा। 4 लाख करोड़ रुपए के नए नोटों की सप्लाई। नोटबंदी के औचित्य पर विपक्ष ने उठाया सवाल। गुलाम नबी आजाद ने पूछा, कहां है काला धन? जेटली का जानबूझकर कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। नोट की किल्लत पर 150 देशों ने जताया विरोध। विदेश मंत्रालय के बाद प्रधानमंत्री से दखल की मांग। हफ्ते में $5,000 निकालने की मिले छूट। राकेश अस्थाना के अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाए जाने पर विवाद। नियमों के उल्लंघन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को करेगा सुनवाई। पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान एबटाबाद के पास क्रैश। 42 मुसाफिर समेत 47 लोग थे सवार। सभी के मारे जाने की आशंका। और आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के चलते भारत के सामने राजनयिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली स्थित दूतावासों ने विदेश मंत्रालय के सामने नकदी की कमी और नोट निकालने की सीमा पर गहरी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के बाद अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। नकदी की किल्लत को लेकर दूतावास अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। उन्हें वेतन के अलावा क्रिसमस और दूसरे कामों के लिए भी नकदी चाहिए। इस पर करीब 150 देशों के दूतावासों ने सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दिल्ली स्थित दूतावासों के संगठन के प्रमुख फ्रैंक हंस टेनेनबर्ग ने 11 नवंबर को विदेश मंत्रालय के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को पत्र लिखा था। इसका जवाब नहीं मिलने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को खत लिखकर विस्तार से परेशानियां बताई गई हैं। उन्होंने एक बार में कम से कम $5,000 के बराबर भारतीय मुद्रा निकालने की इजाजत देने की मांग की। Prime Minister himself tries to make some efforts in realizing that these funds belong to embassies, and we cannot be limited to getting this money out because there could be countries where they can reciprocate to Indian diplomats, and I think this would not be good for Indian diplomats abroad if they cannot access their funds in their banks. फ्रैंक हंस ने कहा कि दूतावास हर सप्ताह महज 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन इससे जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। उनके मुताबिक बाहर से आ रहे पर्यटकों पर भी इसका असर हो रहा है, क्योंकि हर कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने समस्या तुरंत सुलझाने की मांग की। Tourists are in the country. Maybe they came before demonetization and they changed money and they're having a hard time getting their money back into their currency, or they're just leaving back to their country and they can't get their money back in their currencies. We also have a lot of medical tourism patients who have changed a large amount of money. इससे पहले रूस ने मंगलवार को नोटबंदी के खिलाफ कड़ा बयान दिया था। रूसी राजदूत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि रूस इस स्थिति में मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने रूस की चिट्ठी को वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। भारत ने इस मसले पर अंतर मंत्रालयी समिति बना रखी है। उसकी रिपोर्ट आने के बावजूद सरकार ने अब तक इस पर अमल नहीं किया है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज भी गतिरोध के चलते नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी और लोगों को हो रही परेशानियों के लिए माफी की मांग की। सरकार ने गतिरोध को विपक्ष की रणनीति का हिस्सा बताया। कांग्रेस ने ज्यादातर पुराने नोट के बैंकों के पास जमा होने के बाद नोटबंदी के औचित्य पर सवाल खड़े किए। सदन में नोटबंदी पर चर्चा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बुधवार को भी जारी रहा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से 84 लोगों की जानें गईं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से लोगों का रोजगार छिन गया है और कामगारों की छटनी हो रही है। उन्होंने पूछा कि जब सभी नोट वापस आ जाएंगे तो काला धन कहाँ है। नेता विपक्ष ने आरबीआई से बैंकों में जमा नोटों का फिगर भी मांगा। ये इतनी बड़ी स्कीम लाई जिसके चलते आज इतने दर्जनों लोगों को अपनी जान खुद लेना पड़ी। तो मेरा सवाल ये था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए भी तो कोई जिम्मेदार इस सदन को ठहराना चाहिए।
बीएसपी सांसद मायावती और समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने भी लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री से माफी की मांग की। पूरे देश के अंदर क्राइम मची हुई है, लोग बड़े दुखी हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। I would like to... काफी लोग मर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। ये जो सत्ता पक्ष है, इसने पूरे देश को विकलांग कर दिया। पूरे देश सरकार की तरफ से नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने सदन में गतिरोध को विपक्ष की रणनीति करार दिया। किसी न किसी बहाने को लेकर रोज उस चर्चा को रोकने का प्रयास ये सारा विपक्ष करता है और विपक्ष का ये प्रयास रहता है कि 2 मिनट के लिए 0 आवर में विषय उठा दिया जाए, टेलीविजन कवरेज के लिए वो विषय उठे, लेकिन देश की जानकारी के लिए जो विस्तृत चर्चा होनी चाहिए उसकी अनुमति सदन में न दी जाए। सदन में गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा रहा। 2G scam, on the discussion on that was the precedent. I'm referring back. We all insisted, including me, that the Prime Minister should be present to listen to us. For 2 full days, the then Prime Minister was present. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा की कार्रवाई को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि न तो स्पीकर और न ही संसदीय कार्य मंत्री सदन को चला रहे हैं। उन्होंने अपनी नाखुशी संसदीय कार्य मंत्री से भी जताई। लालकृष्ण आडवाणी की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब बुधवार को भी लोकसभा में कोई विधायी काम नहीं हो सका। कार्रवाई की शुरुआत होते ही पक्ष ने चर्चा के बाद मत विभाजन की मांग दोहराई, जिससे कार्रवाई में बार बार अवरोध पड़ा और दोपहर 2 बजे नियम 193 के तहत चर्चा शुरू भी हुई। टीआरएस सांसद जितेंद्र रेड्डी ने बोलना शुरू किया, लेकिन अवरोध के चलते कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और संसद में आज कुछ हुआ उस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ द पायनियर के पॉलिटिकल एडिटर नवीन उपाध्याय हैं। नवीन, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं, पूरे ही सत्र में चर्चा शुरू होती है लेकिन महज कुछ मिनट या मैं कहूँ ज़्यादातर 1-8 घंटे तक खिंच पाती है। क्यों इस हालात से बाहर नहीं निकल पा रहे दोनों ही सदन? देखिए, मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में शायद कोई सीरियस नहीं है इस सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से अपोजिशन एवरीडे गोल पोस्ट शिफ्ट कर देता है, कभी कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपोलॉजी हो, कभी प्राइम मिनिस्टर का प्रेजेंस हो, कभी है कि प्राइम मिनिस्टर थ्रू आउट हाउस में प्रेजेंट रहे, ये गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। उसी तरह सत्ता पक्ष को अगर देखिए तो प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन कर सकते थे। अगर राज्यसभा में डिस्टर्बेंस का सवाल है जहाँ पर अपोजिशन मेजोरिटी में है, लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन करके वो एक स्पीच दे सकते थे। और अगर अपोजिशन का कहना है कि एक ऐसे प्रोविजन की तरह डिबेट होना चाहिए जिसमें वोटिंग हो सके, तो मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष को इसमें क्यों ऑब्जेक्शन होना चाहिए? ब्रूट मेजोरिटी है, क्यों इस इशू पर अगर लोकसभा में डिबेट नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है और राज्यसभा में विपक्ष जिम्मेदार है। कुल मिला के देखिए, दोनों अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देख रहे हैं और ऐसी स्थिति में पूरी पार्लियामेंट पैरालाइज हो गई है। तो क्या जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन की जो बात हम सुनते हैं बार बार जब पार्लियामेंट्री इस तरह का अवरोध या फिर इस तरह की घटनाक्रम चलते हैं लगातार, वो भी पूरी तरह से लैग कर रहा है, या फिर जो आपने कहा कि मंशा नहीं दिख रही दोनों ही पक्षों की? देखिए, एक चीज़ मान के चलिए कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का जो एक संबंध रहता है वो एक काफ़ी बिटरनेस आया है। पिछले कई सालों में काफ़ी बिटरनेस रहा है और इस बिटरनेस के कारण कोई एक दूसरे को थोड़ा सा भी एल्बो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, यूपी इलेक्शन सामने है, 3-4 राज्यों के इलेक्शन सामने है। ऐसी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ा स्टेक है सामने आने वाले दिनों में। और कुल मिलाकर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए कि सत्ता और विपक्ष में एक डायलॉग का प्रोसेस रहना चाहिए, जिसमें जो डिफरेंसेस है इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश रहनी चाहिए,
तो कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे रहा है जो स्टेप इन कर सके और क्राइसिस को डिफ्यूज कर सके। कहीं कोई इंटेंशंस नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पूरी पार्लियामेंट जो है एक मखौल बनकर रह गई है। और जिस तरीके से आज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की जो बात सामने आई, खबर सामने आ रही पीटी के मुताबिक कि वो एक तरीके से उन्होंने चिंता साफ तौर पर जाहिर भी की और बताया भी कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, स्पीकर और या फिर मैं कहूँ संसदीय कार्य मंत्री का जिक्र हो रहा है। कैसे देखते हैं इस बयान को, खासतौर पर उस पार्टी के लिए जहाँ पर आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में मौजूद हों? देखिए, मार्गदर्शक मंडल एक अपने आप में एक मखौल है। इसके आज तक मीटिंग नहीं हुई और हमको नहीं लगता इसकी कोई बात कोई सुनता है इसे। ठीक है, वो उसको दैट इज अनदर ये। लेकिन आडवाणी जी की आज की जो चिंता है, चाहे उनका एंग्विश और पेन है, अंडरस्टैंडेबल है। आई थिंक जो अभी हम बात कर रहे थे कि लोकसभा तो कम से कम चल सकती थी, विपक्ष के जो डिमांड थे वो सत्ता पक्ष उसको कंसीड कर सकती थी, क्योंकि डिमांड ये था कि जिस प्रोविजंस के तहत डिबेट हो उस पर वोटिंग होनी चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष ब्रूट मेजोरिटी में है तो वोटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। सत्ता पक्ष का कहना है इससे लगेगा कि कंट्री डिवाइडेड ऑन दिस इशू। ऑफ कोर्स डिवाइडेड है, सारा विपक्ष आपके स्टेप को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये कैमोफ्लेज करने की क्या जरूरत है? आई थिंक देयर इज अ डेमोक्रेसी में डिवीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए। दिस इज नॉट समथिंग कि ये सर्जिकल स्ट्राइक का इशू है जिसमें हमको अपना डिवीजन को वी हैव टू बरी द डिवीजन। क्या ये भी डर तो नहीं कि लोकसभा में अगर मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा होती है तो फिर यही मांग राज्यसभा में दोहराई जाएगी जहां पर सरकार अल्पमत तो उससे कोई सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन इनको डर ये है कि कहीं इनके एलाइज जो हैं शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे बीजेपी अकेला असहज दिखाई दे। हो सकता है शिवसेना का विरोध है, अकालीज भी पूरी तरह से साथ नहीं है। तो देखिए, दोनों पक्ष और विपक्ष जो है अपनी रणनीति की तरह चल रहे हैं और शायद पार्लियामेंट को चलाने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन दिस होल प्रोसेस। वैसे में जो आम आदमी जो कतार में खड़ा हुआ है उसका भरोसा कैसे कायम होगा पार्लियामेंट पर? क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि जो उसकी दुश्वारियां उस पर चर्चा होगी, कुछ नए उपाय सामने आएंगे, शायद कुछ राहत की खबरें मिलें। देखिए, आज नहीं हो रहा है ये। पिछले अगर 7 सालों का इतिहास देखिए तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हर बार हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में हमारे नेताएं इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन आप देखिएगा तो यूपीए सेकंड के दौरान पूरे पार्लियामेंट पैरालाइज रही। 5 सालों तक वर्चुअली कोई काम नहीं, 3 सेशन जो है कंप्लीट वॉश आउट रहे, कोई काम नहीं हो सका और आज भी वही हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिएगा जो एक परिदृश्य उभर कर आ रहा है, दोनों विपक्ष और अपोजिशन केवल पार्लियामेंट में ही नहीं, अगर राज्य के डिफरेंट असेंबलीज में भी देखिएगा तो यही सीन रिपीट हो रहा है। ये जो मैसेज जो जा रहा है पब्लिक के बीच में, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियंस आर सो ह्यूजली पेड और ये कोई काम नहीं करते हैं। और अगर एक बाबू या नौकरशाह या एक ऑफिसर इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करे और काम नहीं करे, तो यही लोग उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा के डिसमिस करते हैं और सस्पेंड करते हैं। ये भी है कि अगर साल में एक बार भी इस तरह की स्थिति दिखती है तो जो बाकी मैं कहूँ कि 11 महीने काम हो भी रहा है वो भी वॉश आउट होता नजर आता है और उसकी भी कद्र कमजोर हो जाती है। बहुत शुक्रिया नवीन जी इस चर्चा के लिए, धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के मुद्दे पर संसद न चलने देने पर विपक्ष की निंदा की है। साथ ही बीजेपी सांसदों को जनता के बीच कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी का प्रचार करने की सलाह दी। वहीं विपक्षी दल
कल नोटबंदी की 1 महीना पूरा होने पर संसद परिसर में धरना देंगे। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बुधवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नोटबंदी पर जनता साथ है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक एजेंडे के तहत संसद नहीं चलने दे रहा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसकी निंदा की। केवल राजनीतिक एजेंडा से हर दिन गोल पोस्ट चेंज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों सदन में आएंगे, वहां जवाब भी देंगे। ये सारे कहने के बावजूद भी जो गतिरोध पैदा कर रहे हैं कांग्रेस, तृणमूल और बाकी विपक्ष, इसका कड़ी निंदा की। उधर संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें नोटबंदी से लोगों को हो रही दिक्कत को लेकर नियम 184 के तहत चर्चा की मांग जारी रखने का फैसला किया गया। विपक्ष संसद में गतिरोध के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। आप तैयार नहीं है, आप चुप उसको डिस्कस करके छोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं भाई उसके ऊपर वोटिंग हो, और वोटिंग के लिए आप क्यों नहीं तैयार है? आपके पास तो 330 लोग हैं एनडीए के, इसके बावजूद भाग रहे हैं क्यों? तो हम डिस्कशन के लिए तैयार है। उनकी क्या राय, हमारी क्या राय, पूरा देश तंग है, हमारी नजर से परेशान है, तो बहस तो होना चाहिए। तो कौन बहस कराएगा? सरकार की तरफ से कोई पहल होना चाहिए ना। मौजूदा सत्र में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार बाधित हो रही है। सरकार और विपक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने साफ किया है कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बैंकों में नोट की कमी को दूर करने के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। नोटबंदी के बाद पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन विकास दर में आधा फीसदी की गिरावट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई गई। आरबीआई ने नोटबंदी के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% कर दिया है। बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू पेश करते हुए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नोटबंदी के चलते व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और असंगठित क्षेत्र में कुछ समय के लिए असर पड़ेगा। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से 11,85,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं और अभी तक 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जारी की गई है। The decision was not and has not been taken in haste, but after detailed deliberations, the consequences that have emanated from that were taken on board, and that's why the planning, the process, and the implementation was what it was, keeping in mind that high secrecy had to be maintained. नोटबंदी के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में बुधवार को रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.25% पर बरकरार रखा गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के लिए महंगाई दर का लक्ष्य 5% रखा है। The MPC was of the view that given the reduction of the policy rate of 25 basis points in October, which cumulated to a reduction of 175 basis points since January 2015, a further reduction in the policy rate is not warranted at this juncture. वहीं आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए बढ़ी हुई जमा राशि पर 100% सीआरआर रखने के फैसले को वापस ले लिया। अगले कुछ सप्ताह में जो बैंकों के पास पैसा आया है वो पूरा रिजर्व बैंक ले लेती थी और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देती थी, तो ये जो टेम्पररी मेजर था उसको विड्रा कर लिया, ये अच्छी बात हो गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के ऐलान का असर शेयर बाजार में दिखा। सेंसेक्स 156 अंक गिरकर 26,237 और निफ्टी 41 अंक के नीचे आकर 8,100 के स्तर पर बंद हुआ। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बैंकों में संदिग्ध लेन देन के खिलाफ कई एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय 10 बैंकों की 50 से ज्यादा शाखाओं में रिकॉर्ड्स की छानबीन कर रहा है। एजेंसी को शक है कि कई बैंक अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन देन में शामिल हैं। ईडी ने एक्सिस बैंक मामले में तीसरी गिरफ्तारी भी की है। सीबीआई ने भी बेंगलुरु में सेंट्रल बैंक के एक अधिकारी और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बैंक अधिकारी पर पुणे की एक कंपनी के लिए 15 से 18 नवंबर के बीच 50,000 रुपए से कम के कई डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का आरोप है। आयकर अधिकारियों ने हैदराबाद में बी लक्ष्मण राव के यहाँ छापा मारा। राव ने आय घोषणा योजना के तहत 9,800 करोड़ रुपए होने की जानकारी दी। उधर कर्नाटक पुलिस ने राज्य के एक
अधिकारी के ड्राइवर के सुसाइड नोट की वो जांच कर रही है। कल आत्महत्या करने वाले इस ड्राइवर ने आरोप लगाया था कि जी जनार्दन रेड्डी ने अधिकारी के जरिए 100 करोड़ की काली कमाई को सफेद किया। विपक्ष ने राकेश अस्थाना को सीबीआई की जिम्मेदारी देने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं राकेश अस्थाना को अस्थायी तौर पर सीबीआई निदेशक बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जहां पर अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। हम रिक्वेस्ट किए हैं कि जो सीबीआई डायरेक्टर का पीरियड 31 नवंबर को खत्म हुआ है, इसीलिए मीटिंग बुलाना चाहिए था। अगर किसी को इंचार्ज भी करना है तो कम से कम चीफ जस्टिस और हम जो मेंबर हैं सबको पूछ के करना चाहिए था। उधर सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। एक एनजीओ ने नियुक्ति को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को करेगा। याचिका में कहा गया है कि नियुक्ति में सरकार ने उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया है। साथ ही नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक भी नहीं बुलाई गई। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई के तत्कालीन निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे बड़े अधिकारी आर.के. दत्ता का तबादला कर दिया गया, जिससे अस्थाना के लिए अस्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। सीबीआई निदेशक के चयन समिति में प्रधानमंत्री के अलावा सबसे बड़ी विपक्षी दल की नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने आज दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्सैट 2A का सफल प्रक्षेपण किया। पीएसएलवी C-36 ने उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया। रिसोर्सैट 2A से संसाधनों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ ही वैश्विक उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डाटा की सुविधा भी जारी रहेगी। 3, 2, 1, 0+1। पीएसएलवी C-36 ने सुबह 10:25 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। करीब 18 मिनट बाद दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सैट 2A को उसने सफलतापूर्वक ध्रुवीय सौर समकालिक कक्षा में स्थापित कर दिया। ये पीएसएलवी की 38वीं उड़ान थी। इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने कहा कि ये उपग्रह 3 टियर इमेजिंग डाटा की निरंतरता को जारी रखेगा। Today we have successful launch of RisourceSat 2A, which is going to provide continuity to our 3-tier imaging data, which will be extremely useful for various applications of land and water. दुनिया के अंदर जो है देखिए मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने किया, पहली बार में हम सफल हो गए। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी पहली बार में सफल नहीं हुए। हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है, कोई ना कोई चीज़ लॉन्च होती है। बहुत बहुत बधाई है इसरो को। 1235 किलोग्राम के रिसोर्सैट 2A संसाधनों और मौसम का निरीक्षण कर जरूरी आंकड़े मुहैया कराएगा। ये रिसोर्सैट 1 और रिसोर्सैट 2 की अगली कड़ी के तौर पर वैश्विक प्रयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग डाटा की सुविधा जारी रखेगा। रिसोर्सैट 2A में 2 लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा और एक एडवांस वाइड फील्ड सेंसर कैमरा है। इसके अलावा इसमें 2 रिकॉर्डर हैं। ये उपग्रह अगले 5 साल तक अपनी सेवाएं देगा। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंडमान के हैवलॉक और नील द्वीपों पर भारी बारिश के बाद करीब 1400 पर्यटक फंस गए हैं। दोनों द्वीपों के 10 गांवों पर भी असर पड़ा है और ज़रूरी सामान की आपूर्ति रुक गई है। ये दोनों द्वीप पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं। नौसेना ने सैलानियों को बचाने के लिए 4 जहाज़ भेजे हैं। तूफान के चलते दोनों द्वीपों पर भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते बचाव के काम में बाधाएं आ रही हैं। कई जगहों पर बिजली भी गुल है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बाधित हैं। पाकिस्तान में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ। विमान में 47 लोग सवार थे और इन सभी के मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट PK661 चित्राल से इस्लामाबाद जा रही थी और एबटाबाद के नज़दीक इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान में 3 विदेशी नागरिक भी सवार थे। फ्लाइट दोपहर करीब 3:30 बजे चित्राल से उड़ी थी। पाकिस्तानी सेना ने दुर्घटना स्थल के पास हेलीकॉप्टर और अपने जवानों को भेजा है।
टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। पत्रिका ने कहा है कि ट्रंप ने व्यवस्था का विरोध कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस सर्वे में दूसरा स्थान हिलेरी क्लिंटन को मिला है, जिन्हें ट्रंप ने मात दी थी। इसी पत्रिका के ऑनलाइन पाठक सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर थे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।